आज बड़ा खास दिन है। आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, आज विश्व मानवता दिवस है और आज ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी है। और इन तीनों में एक गहरा रिश्ता है। अपने स्वतंत्रता दिवस पर अफगानिस्तान के लोग कट्टरपंथियों के गुलाम बन गए हैं। मानवता सिर्फ एक सुंदर शब्द बनकर रह गया है, ये एक उद्योग बन गया है। और इस समय पूरी दुनिया में मानवता की बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं जिनका मानवता को कोई फायदा नहीं, या कह लीजिए मानवों को कोई फायदा नहीं। और फोटोग्राफी यानी कैमरे का इस्तेमाल अब सिर्फ नेताओं और सेलिब्रिटीज की छवि चमकाने के लिए और झूठ का प्रचार करने के लिए और सेल्फी लेने के लिए होता है। आज हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में आज़ादी, मानवता और फोटोग्राफी ये तीनों ही कैसे कमजोर हो रही हैं, फेल हो रही हैं और पूरी दुनिया चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देख रही है। अफगानिस्तान में वहां की सेना ने तो हार मान ली है, लेकिन वहां के आम लोग अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो अब भी लड़ना चाहते हैं। आज अफगानिस्तान की आज़ादी के 102 साल पूरा होने पर काबुल समेत कई शहरों में लोगों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। इन लोगों ने काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर पर लगा तालिबान का इस्लामिक झंडा हटा दिया और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज एक बार फिर से फहरा दिया। और अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कितनी खुशी होती है, कितना गर्व महसूस होता है, आप इन तस्वीरों से देखिए। अब आप सोचिए, ये उस देश की तस्वीरें हैं जहां की सेना सरेंडर कर चुकी है, हथियार डाल चुकी है, जहां की सेना लड़ना नहीं चाहती, लेकिन लोग लड़ना चाहते हैं। और झंडे में, अपने राष्ट्रीय ध्वज में कितनी ताकत होती है और वो ताकत कैसे लोगों के अंदर इतनी बहादुरी पैदा कर देती है, आप इसमें देख सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसमें बड़ी ताकत होती है और वो ताकत लोगों को इतना बहादुर बना देती है। मैं कह नहीं सकता आप लोगों ने कभी उसे महसूस किया है या नहीं, लेकिन आप भी कभी सोच कर देखिए, जब भारत का झंडा विश्व में कहीं भी लहराता है, हमारा तिरंगा कहीं भी लहराता है, तो कैसे हमारे अंदर एक अजीब सी नई शक्ति, देशभक्ति की शक्ति पैदा हो जाती है और उस शक्ति के साथ हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही जो फीलिंग है वो आप इन लोगों के साथ देख सकते हैं। ये जानते हैं ये मार दिए जाएंगे, इन पर गोली चल सकती है, लेकिन उसके बावजूद इतनी हिम्मत दिखाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। ये लोग कितना गौरवान्वित महसूस करते हुए शिद्दत से अपना राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं। यही किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज की असली ताकत होती है। और काबुल में कुछ और जगहों पर इसी तरह के आज प्रदर्शन हुए, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान का झंडा फहराने वाले इन लोगों पर गोलियां भी चलाईं और इन प्रदर्शनों की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ मारपीट भी की, उनके कैमरे भी छीन लिए, क्योंकि तालिबान ये चाहता था कि जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं ये दुनिया ना देख पाए, ये पहुंच ना पाए, लेकिन ये तस्वीरें तब भी हमारे पास पहुंच गई। कुल मिलाकर जहां जहां सच दिखाया जाता है वहां या तो कैमरे को खरीदने की कोशिश होती है और जब खरीद नहीं पाते तो कैमरे को छीनकर उसे नष्ट कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Syed Umar Sahar, journalist of National Radio and Television of Afghanistan. Today I went to for celebrating of 19 August to take coverage for TV reports. For TV report, I had my country flag with me. We are celebrating our Independent Day. Suddenly, Taliban's attack on me and fired an air and beat me and took all the equipments from me. We can believe Taliban's cases. I led many times, so why we should believe their promises? We don't know about our future. What will be the final?
of the exchanging of power. It can be dangerous for women, children, and journalists. ये अभी हमने आपको जिनका बयान सुनवाया, इनका नाम है सहर नासरी। ये अफगानिस्तान के एक पत्रकार हैं और ये बता रहे थे कि जब अफगानिस्तान के लोग अपना राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर फहरा रहे थे, ये कवरेज करने के लिए वहाँ पर गए और फिर तालिबान ने कैसे इनका कैमरा छीन लिया, इन्हें यातनाएं दी, इनकी पिटाई की गई और इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई, इनका कैमरा तोड़ दिया गया। ख़ास तौर पर जी न्यूज़ के साथ इन्होंने अपनी बातचीत में अपना ये बयान भेजा है हमें, ताकि हम इस बयान को पूरी दुनिया को सुना सकें और बता सकें कि तालिबान जो कहता है कि वो अपने देश में फ्री प्रेस को पूरी आज़ादी देगा, जो कहता है कि महिलाओं के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, वो सब झूठ है। आज की दुनिया में जब सब लोग आज़ादी की तरफ जा रहे हैं और भारत जैसे देशों में तो अनलिमिटेड आज़ादी मिल रही है, आप अपने देश को कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ तो आज़ादी के जो मायने हैं वही बदल गए हैं। यहाँ तो हम आज़ादी की लक्ष्मण रेखा को भी पार करके अनलिमिटेड आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं भारत जैसे देश में। और उसी ज़माने में बिल्कुल भारत से 400 किलोमीटर दूर तालिबान के राज में अफगानिस्तान में एक ऐसा देश बनाया जा रहा है जहां का मीडिया स्वतंत्रता दिवस की भी कवरेज नहीं कर सकता, जहां की महिलाएं अब दफ्तर नहीं जा सकती। यह स्थिति अमेरिका जैसे उन देशों को भी आज शर्मिंदा कर देगी जो खुद को पूरी दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं। इसलिए आज जो बात समझने की है वो ये कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे पुराना जनतंत्र लोकतंत्र मानता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका ने क्या रोल निभाया और भारत क्या रोल निभा रहा है या आगे निभाएगा, इससे आपको पता चलेगा कि असली लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। दुनिया के अफगानिस्तान के लोगों को दुनिया ने अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वहां के आम लोग अब भी तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज काबुल में ही अफगानिस्तान के 200 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोगों ने एक रैली निकाली और तालिबान को यह संदेश दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि बंदूक उठाने वाले हमेशा शक्तिशाली नहीं होते। शक्तिशाली लोग वो होते हैं जो अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज उठाकर मरने का डर छोड़कर एकजुट होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि एकजुटता से बड़ा कोई हथियार नहीं है। काबुल से 150 किलोमीटर दूर जलालाबाद में जहां कल 3 लोगों की तालिबान ने हत्या कर दी थी, वहां भी आज प्रदर्शन हुए और ये प्रदर्शन तालिबान के खिलाफ नई क्रांति की आग को और भी भड़का सकते हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए। अब आपको अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए। 19 अगस्त 1919 यानी 1919 में आज के दिन अफगानिस्तान को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। अफगानिस्तान भारत से भी पहले आज़ाद हो गया था। भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ, अफगानिस्तान 1919 में ही आज़ाद हो गया था। अफगानिस्तान भारत की तरह अंग्रेज़ों का कभी गुलाम तो नहीं था, लेकिन वर्ष 1878 के दूसरे एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटेन ने उसे अपना प्रोटेक्टोरेट स्टेट यानी संरक्षित राज्य घोषित कर दिया था। इसके बाद अफगानिस्तान के विदेशी मामले और ये ब्रिटेन के पास चले गए और वो ब्रिटेन की कठपुतली एक तरीके से बन गया था, यानी अफगानिस्तान का जो पूरा संरक्षण था वो ब्रिटेन के हाथों में चला गया था। और 1914 से 1919 के बीच जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो अफगानिस्तान जानता था कि ब्रिटेन से आज़ादी के लिए उसे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा और इसके लिए 1919 में तीसरा एंग्लो अफगान वॉर लड़ा गया और आज ही के दिन 19 अगस्त को अफगानिस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया वर्ष 1919 में।
अफगानिस्तान को भारत से लगभग 26 साल पहले ही अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान भारत से बहुत बहुत पीछे रह गया और इसका कारण है वहां कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों का विस्तार। आज आपको यह देखना होगा कि आजादी के बाद अफगानिस्तान की यात्रा कैसी रही और भारत की यात्रा कैसी रही, और अफगानिस्तान भारत से पहले आजाद होने के बावजूद आज भी वापस पीछे की तरफ क्यों जा रहा है। आजादी के बाद अफगानिस्तान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने की बजाय राजशाही शासन की स्थापना की, जो उसने ये गलती थी उसकी। अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान के शासक बन गए। वर्ष 1928 में उन्होंने आधुनिक सुधारों की भी शुरुआत की और महिलाओं को वहां की काउंसिल के चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी दे दिया। उनके बाद 1933 में मोहम्मद जहीर शाह अफगानिस्तान के राजा बने और लगभग 40 साल तक अफगानिस्तान के लोगों पर उन्होंने राज किया। उनके शासनकाल में महिलाओं को कई अधिकार मिले, जैसे घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत महिलाओं को मिली। उस समय फिल्मों में काम करने के अवसर भी महिलाओं को दिए गए। स्कूल और कॉलेज भी उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बने और महिलाओं को इस्लामिक कानूनों के चश्मे से तब नहीं देखा जाता था। महिलाओं के लिए यह सबसे अच्छा समय था। लेकिन सोवियत संघ के दखल के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया और अलग अलग मुजाहिदीन संगठन मजबूत होते चले गए और तालिबान भी उन्हीं में से एक था। लेकिन फिर तालिबान ने अफगानिस्तान में क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान के 4 करोड़ लोगों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज आजादी का ऐतिहासिक दिन ही उनकी गुलामी का दिन बन गया है। जो लोग आजादी का महत्व नहीं समझते, उन्हें अफगानिस्तान के इन 4 करोड़ लोगों का दर्द आज समझना चाहिए। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान में सब कुछ सामान्य हो गया है और वहां जल्द ही एक इस्लामिक सरकार भी बन जाएगी। लेकिन यह सरकार किस कीमत पर बनेगी, उसे आप इन तस्वीरों से आज समझ सकते हैं। 18 अगस्त यानी कल काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। यह घटना उस समय हुई जब एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ अंदर जाने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रही थी। इन लोगों ने जब अंदर घुसने की कोशिश की तो तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस गोलीबारी के बीच कई महिलाएं सड़क पर लेट गईं और इस त्रासदी ने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास जमा लोग नर्क से भी बदतर स्थिति में हैं। कल रात को भी वहां तालिबान के आतंकवादियों ने ऐसे ही गोलीबारी की और महिलाओं के साथ मारपीट हुई। लोगों से यह भी कहा गया कि उन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आएगा। हमें इस घटना का एक वीडियो मिला है जिसमें महिलाओं के रोने की चीखें, आवाजें आपको आज रात परेशान कर देंगी। Sir. Yes. Shut up. Come on, look at this guy. She's with me. Okay, you escape this way. How? काबुल एयरपोर्ट के पास इस समय भी तालिबान का भारी बंदोबस्त है। सड़कों पर तालिबान के आतंकवादी बंदूकों के साथ घूम रहे हैं, तैनात हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों के काबुल एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। लोग किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं ताकि कभी भी वो मौका उन्हें मिल जाए कि किसी भी हवाई जहाज में बैठकर वो यहां से निकल जाएं। किसी को तरस आ जाए, कोई देश उनके लिए अपना कोई हवाई जहाज भेज दे और हवाई जहाज में चाहे वो लटक कर ही जाएं, चाहे रास्ते में मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन वो यहां से जाना चाहते हैं।
इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन अब तक उन्हें किसी ने रेस्क्यू नहीं किया है। लेकिन उन्होंने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। दुनिया में 1000 से भी ज़्यादा ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जो मानव अधिकारों के लिए काम करती हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों को रेटिंग्स देते हैं और उन्हें मदद करने का दिखावा भी करते हैं। मानव अधिकारों के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करते हैं। दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो एक्टर हों या कोई और हो। ऐसे सेलिब्रिटीज़ की कमी नहीं जिन्होंने लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात करके खुद को बहुत लोकप्रिय बनाया है, अपनी छवि को चमकाया है, जो अपने पीआर मैनेजर्स को कहते हैं कि हमारी छवि कुछ इस तरह की बनाइए कि लोग हमें एक एक्टर के साथ साथ मानव अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर भी जानें, ताकि हमारी छवि सुधर सके। मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र भी बनाया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद अफगानिस्तान के इन लोगों की बेबसी पर ये लोग, ये सारे नेता, ये सारी संस्थाएं और सारे देश चुपचाप बैठे हैं। मानवता एक बहुत खूबसूरत शब्द है और उस शब्द को बेच बेच कर ये सारे लोग अपनी जेब भर रहे हैं। मानवता एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है और एक ऐसा उद्योग है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मानवता के बारे में नहीं सोचता। इसलिए उद्योग तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दुनिया के इंसानों को या मानवता को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि जिस संयुक्त राष्ट्र से अफगानिस्तान के 4 करोड़ लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र की तरफ देखती है, उस संयुक्त राष्ट्र ने भी अब अपने स्टाफ को अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान को, उनके लोगों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। ये दोहरे मापदंड किसी एक देश या संस्था तक सीमित नहीं है। आज ट्विटर ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम है अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड, उस पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, जबकि तालिबान या उसके प्रवक्ताओं पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ट्विटर जानता है कि अब अगर उसे अफगानिस्तान में बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो ये तालिबान पर ही निर्भर करेगा, इसलिए तालिबान के खिलाफ नहीं जा सकता। तालिबान अपनी सरकार आने के बाद ट्विटर पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, इसलिए ट्विटर ने भी तालिबान के सामने अब सरेंडर कर दिया है। इससे पता चलता है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की बातें करने वाले ट्विटर का असली चरित्र क्या है। और आपने देखा होगा, दुनिया भर की बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन्होंने तालिबान का अकाउंट सस्पेंड नहीं किया। उन्होंने अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई बड़ा स्टैंड अभी भी नहीं लिया है। आज यह भी पता चला कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी रशिया के एक विमान में बैठकर काबुल छोड़कर भागे थे। ऐसी खबरें आ रही हैं, ये अपुष्ट खबरें हैं, और इस विमान में उनके साथ कुल 51 लोग थे और इन सभी लोगों की सूची भी एक आज हमें मिली है, लेकिन यह सूची अपुष्ट है। हम आपको बताना चाहते हैं, यह सूची मिली तो है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। और यह कहा जा रहा है कि ये जो रशिया का विमान था, जो लोग इस विमान को ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने ये बात मानी है कि अशरफ गनी अपने साथ काफी कैश, काफी पैसा लेकर निकले थे, लेकिन अशरफ गनी का यह कहना है कि उन पर लग रहे भ्रष्टाचार के ये आरोप निराधार हैं, वो कोई पैसा लेकर नहीं भागे हैं। در توطئه دو بخش بوده. اول یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل می بودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها راه مسالمت آمیز نمی بینند. دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبان‌های کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. کپات وی د افغانستان جمهور رئیس به یو ور بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار ځړول شوی وی. अशरफ गनी कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ रुक जाते अफगानिस्तान में तो तालिबान उन्हें फांसी पर लटका देता, उन्हीं के लोगों के सामने। आपको याद होगा, अफगानिस्तान के एक और पूर्व राष्ट्रपति को भी ऐसे ही एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया था।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान के संकट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सिर्फ तालिबान ही समस्या नहीं है। जो देश लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन देते हैं वो भी पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है। उनका इशारा है पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस समय एक टीम की तरह एकजुट होकर खेल रहे हैं, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री। There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.